हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप श्रीवास्तव और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। अब हम लोग बात करेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर की। अच्छा, गवर्नर तो आप लोग सब लोग देखते ही हैं कि हाँ, ये गवर्नर हैं, वो गवर्नर हैं, इस स्टेट के ये वाले गवर्नर हैं, उस स्टेट के वो गवर्नर हैं, ये तो आप लोग देखते ही हैं। तो गवर्नर की ज़रूरत क्या है, किस लिए गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं? तो आइए चलिए अब हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। हाँ, ये हो सकता है कि एक गवर्नर 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट को भी संभाल सकते हैं अगर ज़रूरी पड़े तो। यानी कि एक ही पर्सन 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के गवर्नर हो सकते हैं। ऐसा कब हुआ था? ये हुआ था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। अब गवर्नर कौन है? जैसे कि एक राष्ट्र के चीफ एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति जी होते हैं, ऐसे ही राज्य के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वहाँ के गवर्नर होते हैं। हालांकि जैसे राष्ट्रपति जी को नॉमिनल पावर प्राप्त है, गवर्नर को भी नॉमिनल पावर ही प्राप्त है, क्योंकि यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, ऑब्वियसली उनके अधिकार ज़्यादा होंगे। तो गवर्नर की ज़रूरत क्या है? 2 बातें हैं। एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं ही उस राज्य के। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंडियन जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, लेकिन साथ में बहुत सारे केसेस में ये यूनियन ऑफ स्टेट भी हो जाता है। यानी कि गवर्नर का काम है कि वो एक एजेंट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहाफ में, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सरकार में ये अपॉइंट होते हैं और ये देखते हैं कि राज्य सरकारें कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वहाँ पे सब कुछ ठीक है कि नहीं है। क्योंकि देखिए, ये विडंबना है कि 35 से 40% वोट भी किसी को मिल गया तो वो जीत जाता, सरकार बन जाती है। यानी कि 60% लोगों ने वोट उसको नहीं दिया है। लेकिन डेमोक्रेसी की मजबूरियाँ हैं। हो सकता है कि फिर वो 40% लोगों का ही भला करे और बाकी के 60% लोगों का भला नहीं करे। तो ये एक तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेकोना वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, हो भी जाता है। इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी खूबसूरती है कि हम लोगों ने सरकारों को अधिकार तो दिए हैं, लेकिन अनलिमिटेड अधिकार नहीं है। हाँ, उसके बीच में राज्यपाल खड़े हैं, राष्ट्रपति जी खड़े हैं, हमारी न्यायपालिकाएँ खड़ी हुई हैं। तो तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि राज्यों को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। वरना आप ये सोचिए कि 35-40% वोटों से कोई सरकार बन गई और फिर वो अपनी मनमानी करने लगे, तो ज़रा सोचिए कि देश का क्या हाल होगा और क्या हाल होगा डेमोक्रेसी का। इसलिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपॉइंटमेंट, टेन्यूर एंड क्वालिफिकेशन की। तो जी, राज्यपाल महोदय सरकारें अपॉइंट करती हैं, यानी कि राज्यपाल महोदय अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि इनका डायरेक्टली कोई इनका इलेक्शन नहीं होता है, डायरेक्टली इनका सिलेक्शन होता है। यानी कि सरकार जिसको चाहे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इनको अपॉइंट करा देती है। इनका टेन्योर तो आर्टिकल 156 कहता है कि हाँ, इनका यूजली इनका टेन्योर 5 ईयर्स है, लेकिन ये प्रेसिडेंट की मर्जी है। जब तक वो चाहेंगे तब तक ही गवर्नर रह सकते हैं, और जब प्रेसिडेंट कहेंगे तो उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। क्वालिफ़िकेशन में एक तो उन्होंने 35 ईयर्स की एज पूरी कर ली हो, और दूसरा वो भारत के नागरिक हों। अब हम लोग बात करेंगे पावर एंड फंक्शंस की। तो जी, जैसा राष्ट्रपति जी को पावर प्राप्त है राष्ट्र में, वैसे ही राज्यपाल को पावर प्राप्त है स्टेट में। यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन राज्य में लिए जाते हैं वो राज्यपाल महोदय के नाम से ही लिए जाते हैं।
जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, इन सब का अपॉइंटमेंट भी राज्यपाल ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ ट्राइबल स्टेट हैं भारत में, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, तो वहाँ पे राज्यपाल को अधिकार होता है एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनाने का। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और एडवोकेट जनरल के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, इनका अपॉइंटमेंट भी राज्यपाल करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट राज्यपाल ही करते हैं। हाँ, लेकिन उनको उनके पद से सिर्फ राष्ट्रपति जी ही हटा सकते हैं, राज्यपाल जी उनको उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर राज्य सरकारें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो राज्यपाल प्रेसिडेंट को लिख सकते हैं उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। एक बात और, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर सबसे बड़ा होता है। तो आपने वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट तो सुना होगा, लेकिन आपने चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं सुना होगा। पता है क्यों? क्योंकि राज्यपाल ही सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर होते हैं, पदेन चांसलर। अब हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव एक्शंस की। तो जो विधानसभा के सेशंस होते हैं वो राज्यपाल बुलाते हैं, इनको रिजॉल्व भी राज्यपाल करते हैं, और राष्ट्रपति अभिभाषण की तरह राज्यपाल भी विधानसभा को संबोधित करते हैं। और इन केस ऑफ अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है विधानसभा में, तो किसी भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को ये उस समय टेम्परेरी इसका जो प्रेसिडेंट है वो उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे राज्यसभा में आपने देखा होगा कि वो 12 मेंबर्स राष्ट्रपति जी सिलेक्ट करते हैं, उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी 1/6 मेंबर राज्यपाल जी नॉमिनेट करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें अगर कोई बिल पास करती हैं तो वह बिल भी राज्यपाल महोदय ही साइन करते हैं। हालांकि राज्यपाल महोदय चाहें तो उसको साइन नहीं कर सकते हैं, तो वो उसको रिटर्न कर देंगे, लेकिन उसको रिटर्न करने के बाद अगर सरकारें फिर से उसको राज्यपाल महोदय के पास भेज देंगी तो फिर राज्यपाल जी प्रेसिडेंट की तरह ही उनको साइन करना पड़ेगा। हाँ, और प्रेसिडेंट की तरह ही राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि वो उस बिल को भी रख सकते हैं। मतलब जो पॉकेट वीटो मैंने एक बार बताया था आपको, तो राज्यपाल के पास भी पॉकेट वीटो का पावर होता है। और इसके अलावा कभी ऐसा समय भी आता है कि राज्य विधानसभा अगर भंग हो जाए, स्टेट असेंबली, तो अगर कोई ऑर्डिनेंस पास करना है तो राज्यपाल महोदय ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, लेकिन 6 वीक तक नई विधानसभा उस ऑर्डिनेंस को पास कर दे। अगर वो पास नहीं करेंगे तो ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली वो कैंसिल माना जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर भी मिले हुए हैं। तो जो एनुअल स्टेट बजट है, तो राज्यपाल जी ही इंश्योर करते हैं कि एनुअल स्टेट बजट पेश किया जाए विधानसभा के सामने। इसके अलावा जो मनी बिल्स हैं वो भी वो इंट्रोड्यूस कराते हैं। और अगर कोई अनफॉर्सीन कंडीशन आ जाती है, कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, तो उसको खर्च करने का जो अनुमति है वो राज्यपाल महोदय दे सकते हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन है उसको भी राज्यपाल महोदय कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जुडिशियल पावर की। क्या राज्यपाल महोदय को जुडिशियल पावर्स भी हैं? यस, बहुत सारे हैं। जैसे राष्ट्रपति जी सजाएं माफ़ कर सकते हैं, उसी तरीके से राज्यपाल जी भी सजाओं को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 161 में दिया हुआ है। इसके अलावा जो स्टेट हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, है ना, तो उनका अपॉइंटमेंट भी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर ही करते हैं। ठीक है, उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र वगैरह भी वो करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके राज्यपाल महोदय। गवर्नर, तो
ये वीडियो यहीं होता है, आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। ओके स्टूडेंट, बाय।